नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत मैं उत्तराखंड परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पे पढ़ा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के अंतर्गत उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर पढ़ रहे थे। इससे संबंधित मैंने लगभग 15 क्लासें यहाँ पर पढ़ा ली थी। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए फ्रेंड, ये जो सीरीज़ है उत्तराखंड के जो आगामी एग्ज़ाम, चाहे बीडीओ बीपीडीओ का री एग्ज़ाम हो, इसके साथ आने वाला जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या कनिष्ठ सहायक है, इसके लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। यानी कि ये किताब जो परीक्षावाणी की है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब से 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टि से यह किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र और उनके नाम और उपनाम पढ़े थे या प्राचीन नाम पढ़े थे। जहाँ पर हमने लास्ट पढ़ा था कि अल्मोड़ा क्षेत्र के नाम क्या क्या हैं। राजाओं की घाटी, खगमरा कोट, राजापुर, आलमनगर और राम क्षेत्र, इसके सारे नाम हैं। तो आज का जो टॉपिक है सांस्कृतिक संक्षिप्त की, यानी कि उत्तराखंड का जो कल्चर है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। चाहे गीत हो, चित्रकला हो, या फिर नृत्य हो, शिल्पकला हो, ये सारे इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है या पहला पॉइंट है, राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति के आधार पर या कल्चर के आधार पर उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा गया है: गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र और जौनसार क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र की अपनी संस्कृति है और उसी से मिलती जुलती कुमाऊं की भी एक संस्कृति है, और जौनसार की अपनी संस्कृति है जहाँ पर जौनसारी जनजाति निवास करती है। तो 3 भागों में संस्कृति के आधार पर बांटा गया है: गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूर्त धरोहर कौन कौन से हैं। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है। 1988 में इसे घोषित किया गया था, और वहीं फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर। तो इनके अलावा पौड़ी की जो रामलीला है 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। चमोली का जो रम्माण उत्सव है 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। और हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष में जो कुंभ मेला लगता है इसको 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र या हिमालयन कल्चरल सेंटर राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह। तो ये गढ़ीकैंट देहरादून में स्थित है और 2021 में दिसंबर में ये बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना पूछेगा तो दिसंबर 2021 में हुई थी। नेक्स्ट है, संस्कृति के विकास के लिए 2004 में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई। तो ये देहरादून में की गई थी, जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि जो हमारी संस्कृति है और जो साहित्य है, भाषा बोली है, उसके विकास के लिए इस परिषद का गठन किया गया था 2004 के अंदर देहरादून में। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना कहाँ पर की गई। तो संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना हरिद्वार में की जाती है। तो इसका आंसर हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना कहाँ पर की गई है। नाट्य कला यानी कि जो उत्तराखंड के पौराणिक नृत्य हैं या फिर जो सांस्कृतिक नृत्य हैं उनके विकास के लिए रंगमंडल की स्थापना देहरादून अल्मोड़ा में की गई है। यानी कि गढ़वाल के लिए देहरादून और कुमाऊं के लिए अल्मोड़ा में की गई है, और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की जाती है। यानी कि जिस वर्ष राज्य बनता है उसी वर्ष इसकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है, नाट्य एवं संगीत अकेडमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को कहाँ पर की गई थी। तो उत्तराखंड नाट्य यानी कि नृत्य एवं संगीत अकेडमी फलसीमा अल्मोड़ा के अंदर 19 अक्टूबर 2002 को की गई थी। फलसीमा कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई। तो उदय शंकर जी के नाम पर है नृत्य एवं नाट्य अकेडमी। तो ये अल्मोड़ा में की गई थी 2003 के अंदर, इसकी स्थापना अल्मोड़ा में होती है। अगला प्रश्न है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी के अंदर है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। तो जो मोहन उप्रेती हैं कुमाऊं से संबंधित थे, और 1968 में इन्होंने पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली के अंदर की थी। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पर ये की गई थी। नेक्स्ट है, लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई।
तो जो लोक कला संस्थान है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, तो अल्मोड़ा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला से संबंधित जो भी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है, राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम जो शैलचित्र है या नमूने हैं कहाँ से प्राप्त हुए। तो राज्य में सबसे प्राचीन जो चित्र मिलते हैं शैलचित्र मिलते हैं। शैलचित्र यानी कि शिलाओं पर बनाए गए चित्र या पत्थरों पर बनाए गए चित्र, जैसे कि लाखो गुफा के अंदर प्राप्त हुए हैं, ग्वारखिया गुफा चमोली के अंदर प्राप्त हुए हैं, किमनी गांव चमोली से सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, लुएथाप अल्मोड़ा से हुए हैं, हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, पेटसाल फलसीमा ये अल्मोड़ा में है और यहाँ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि गुफाओं के अंदर जो आदि मानव या फिर प्राचीन मानव रहता होगा उसने यहाँ पर कलाकारी दिखाई है और बहुत सारे चित्र उकेरे हैं। तो ये सारे प्रागैतिहासिक काल के गुफाओं के चित्र हैं। यहीं से उत्तराखंड में चित्रकला की भी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का प्रचलन रहा है। तो सन 1600 से लेकर 1900 तक राज्य में गढ़वाल शैली के चित्रों का प्रचलन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो गढ़वाल चित्रकला शैली है वो पहाड़ी शैली का एक भाग है। अगर पहाड़ी शैली की बात करें तो पहाड़ी शैली 3 प्रकार की है। एक तो है गढ़वाल शैली। पहाड़ी शैली को 3 भागों में बांटा गया है, गढ़वाली, बसहोली और तीसरा है कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश है कांगड़ा। तो गढ़वाली, बसहोली और कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला की 3 शैलियाँ हैं, जिसमें से उत्तराखंड में गढ़वाल शैली थी। नेक्स्ट है, गढ़वाल शैली का विकास हुआ है। तो गढ़वाल चित्रकला शैली की बात करें तो इसका विकास गढ़वाल के शाह नरेशों के समय हुआ है। यानी कि इन्हीं के संरक्षण में जो चित्रकार हुए हैं उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, यानी कि इन्हीं के संरक्षण में उन्होंने कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाली शैली की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से होती है। जब 1658 में दिल्ली के अंदर मुगलों में सत्ता को लेकर लड़ाई हो रही होती है, तो उस समय जो औरंगजेब है अपने भाइयों की हत्या करता है और उसका एक भाई है दारा सिको और दारा सिको का पुत्र है सुलेमान सिको। वो गढ़वाल की ओर भागता है और पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण लेता है। उसी के साथ 17 अन्य व्यक्ति आते हैं। उन्हीं में से 2 व्यक्ति हुए हैं हरदास और हीरालाल। तो इस हरदास का पुत्र ये हीरालाल गढ़वाल चित्रकला शैली की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है, मोलाराम के पूर्वज हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था। जैसे कि मैंने बताया है, मुगलों के ये दरबारी हुआ करते थे और सुलेमान सिको के साथ 1658 में ये गढ़वाल आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, 2 व्यक्ति आते हैं, हीरालाल और उसका पुत्र हरदास, और यही हरदास क्या करता है, गढ़वाल में गढ़वाली चित्र शैली की शुरुआत करता है या चित्रकला की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। तो इसी हरदास का 5वीं पीढ़ी का वंशज हुआ है मोलाराम तोमर, जिसका जन्म 1743 और मृत्यु 1833 में होती है। यानी कि लगभग 90 वर्षों तक ये यहाँ पर रहते हैं। जिनको गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार माना गया है, तो वो कौन थे, मोलाराम। नेक्स्ट है, मोलाराम की चित्रशाला स्थित है। यानी कि जो इनके बनाए गए चित्र हैं इन्हीं के संग्रहालय में रखे गए थे। वो कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है, जहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, एक चित्रकार के साथ ही कवि, लेखक, दार्शनिक और चिंतक था। चित्रकार तो था ही, उसके साथ दार्शनिक भी थे जो फिलोसोफर होते हैं, लेखक भी थे, कवि भी थे। तो ऐसे कौन से चित्रकार थे, तो मोलाराम थे, जो कि सबसे महान चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश काव्य, गढ़गीता संग्राम जो कि नाटक है, मनमत सागर, ये रचनाएं किसकी हैं, तो सारी रचनाएं मोलाराम जी की हैं। जो मनमत सागर है ये मोलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ है, मोलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर दंपति, जो प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का चित्र है उसको दंपति कहा गया है। राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिया नायिका, ये सारे चित्र किसने बनाए हैं, तो मोलाराम ने बनाए हैं। मोलाराम द्वारा बनाए गए चित्रों की संख्या 25 है, ये भी नोट रखना है, कितने हैं, 25 है। देखिए फ्रेंड्स, जो हाल ही में वीडियो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोलाराम गढ़वाल शैली के एक चित्रकार हुए हैं, और दूसरा उसमें कथन दिया गया था मोलाराम की बाल्यावस्था यानी कि बाल्यकाल का चित्र मयंकमुखी है। तो ये गलत था, मयंकमुखी नहीं था। मोलाराम की बाल्यावस्था का जो चित्र है वो मोरप्रिया है, मोरप्रिया। जबकि जो मयंकमुखी है ये युवा अवस्था का चित्र है, यानी कि किशोरावस्था का चित्र है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है, जैसे कि इस बार बना था। नेक्स्ट है, मोलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए, तो मोलाराम के बाद चैतौर मणकू का नाम आता है, जो कि राजा सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे, ये भी नोट रखना है, सुदर्शन शाह। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे, यानी कि ऐसे चित्रकार कौन थे
जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चित्र बनाए हैं या बहुत सारे चित्र कृष्ण के ऊपर बनाए हैं, तो ये चैतु थे जो कि सुदर्शन शाह के दरबारी थे। नेक्स्ट है कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण किसका चित्र है? तो ये चैतु का चित्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो भी चित्र बनाए गए हैं चैतु द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से एक है रुक्मणी हरण। और इस रुक्मणी हरण को 13 चित्रों में दिखाया गया है, यानी कि टोटल 13 चित्र है जिसमें रुक्मणी को हरण करते हुए भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। नेक्स्ट है जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, एक राइटर हुए हैं जयदेव। जयदेव जो कि बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन, और इन्हीं के दरबार में इन्होंने एक रचना लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था गीत गोविंदम। इसका जो चित्रण किया है, यानी कि इसको चित्र के माध्यम से दिखाया है, वो माणकू ने दिखाया है जो कि सुदर्शन शाह के दरबारी थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली किसका है? तो आंख मिचौली चित्र माणकू जी का है, तो माणकू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने कौन लाया था? तो मोलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने बैरिस्टर मुकुंदीलाल लाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो बैरिस्टर मुकुंदीलाल है, इन्होंने एक रचना लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग, और ये इस रचना को प्रकाशित करते हैं 1969 में। तभी जाके दुनिया को पता चलता है कि गढ़वाल के अंदर मोलाराम जैसा एक चित्रकार हुआ है और इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अपनी इसी गढ़वाल पेंटिंग में इन्होंने मोलाराम के चित्रों को छापा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये सारी पुस्तकें बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की हैं और सारी इंग्लिश में हैं, ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा में है। नेक्स्ट है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। तो गढ़वाल की जितनी चित्रकला है या चित्रशैलियाँ हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। तो ये पुस्तक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, जिनको 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद्य जी की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐपण छिपण या रंगोली ज्योति मातृका प्रकीर्ण पौ थापा नतिया टोपक वसुधारा शैली स्यो खोड़िया माली आदि उदाहरण हैं। तो ये लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्रकला के बारे में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया भी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है वीडियो बीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड टॉपिक, तो उसमें जाकर इसको देख सकते हैं, मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं सारे। नेक्स्ट है शिल्पकला। अब शिल्पकला के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शिल्पकला होती क्या है? जो हाथ से बनाई गई कलाकारी है उसी को शिल्पकला कहते हैं, यानी कि हाथ से बनाए गए जो उत्पाद होते हैं तो वो शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। पहला है राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग आमतौर पर लगे हुए हैं? काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी की जो कलाकारी होती है, लकड़ी के जो सामान बनाए जाते हैं, इसमें राजी जनजाति निपुण है जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है, तो राजी जनजाति। नेक्स्ट है रिंगाल, जो एक प्रकार का नरकट होता है, नरकट यानी कि घास होती है, रिंगाल घास में आता है। किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, तो ये चमोली और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। वैसे तो और जिलों में भी है, मुख्य तो चमोली अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का ही है। नेक्स्ट है रिंगाल व बाँस से डाले कंडी चटाई सूप मोस्टा टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं, तो ये रूढ़ी लोग बनाते हैं। रूढ़ी एक समुदाय भी होता है, जो रूढ़ी लोग होते हैं वो बनाते हैं, यानी कि उनके पूर्वज भी यही काम करते थे, आज भी यही काम करते हैं। जबकि जनजाति पूछेगा तो राजी जनजाति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और कौन से लोग बनाते हैं? तो रूढ़ी लोग। नेक्स्ट है भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भांग के रेशे से या भांग के पौधे की छाल से जो हस्तशिल्प होता है उसको भंगेल कहते हैं, भंगेल शिल्प। भांग के बनाए गए जो उत्पाद होते हैं उनको भंगेल कहते हैं। तो इसमें क्या क्या बनाए जाते हैं? कुल्थे, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि ये सब बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? तो कालीन उद्योग के लिए धारचूला और मुंशियारी पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है राज्य में रंग बिरंगी मिट्टियों की मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो राज्य में मिट्टी से बनी रंग बिरंगी मूर्तियों को डिकारे या डिकरे कहते हैं, जिनकी साज सज्जा करके बाद में इनको मंदिर में रखा जाता है। नेक्स्ट है तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन कौन लोग बनाते हैं? तो इनको टमटा लोग कहते हैं, जो तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं। अगर लोहे की बात करें तो लोहे का काम करने वाली जाति आगरी कहलाती है, आगरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य में चर्म कार्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो राज्य में जो चमड़े का काम करते हैं वो बढ़ैया सारकी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ैया सारकी कौन लोग होते हैं? तो जो चमड़े का काम करते हैं। नेक्स्ट है लोहा घाट, जौहर घाटी, नाचनी, मिलम आदि प्रमुख स्थल है। तो ये सारे
चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि चमड़े के उत्पाद बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहाघाट चंपावत में है। जौहर घाटी, नाचनी और मिलम ये पिथौरागढ़ में है। तो ये चर्म या चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उत्तराखंड में जो रेशे से उत्पाद बनाए जाते हैं या ऊन से कालीन बनाए जाते हैं, तो इसके लिए पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी के साथ साथ चमोली के कुछ स्थान फेमस हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के लोकगीत। उत्तराखंड की संस्कृति के अंतर्गत या कल्चर के अंतर्गत पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है यहीं से आते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं जो राज्य में गाए जाते हैं, जिनमें प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो वो है चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण और छूड़ा गीत। तो ये सारे किस में आते हैं, तो प्रेम या प्रणय गीत में आते हैं। चौफला किस प्रकार का गीत है, तो प्रेम प्रणय गीत है। नेक्स्ट है, प्रमुख प्रेम प्रणय संबंधी जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं जिनको जागर नाम से जाना जाता है, तो कृष्ण संबंधी, रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, ये सारे किस में आते हैं, प्रेम प्रणय संबंधी जागर। देखिए फ्रेंड, जागर क्या होते हैं, पौराणिक लोक गाथाएं, यानी कि पुराणों में जिनका उल्लेख हुआ है उन गाथाओं को क्या कहते हैं, जागर। या हुए गीत जिनके माध्यम से हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं उनको जागर के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रमुख प्रेम प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक गाथाएं, तो ये पवाड़े कहलाती है। देखिए फ्रेंड, पवाड़े क्या होता है, जैसे जागर होता है पौराणिक लोक गाथाएं, वैसे ही ऐतिहासिक लोक गाथाएं, यानी कि वे गीत जिनके माध्यम से हम ऐतिहासिक लोगों को, यानी कि जिन्होंने इतिहास में कुछ ऐसा काम किया है इसके माध्यम से उनका नाम वहाँ पर दर्ज हो गया है, तो उन लोगों को याद करते हैं, तो वो कौन से गीत कहलाते हैं, पवाड़े। या सीधे सीधे याद रखना है, लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं, पवाड़े। तो पवाड़े किस किस के फेमस हैं, राजूला मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जसी, सरू कुमेण, कुसुम कोलिण, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता आदि। तो इन सब के प्रेम प्रणय संबंधी जो पवाड़े हैं वो फेमस हैं। नेक्स्ट है, ऋतु संबंधी गीत। तो ऋतु से संबंधित जो लोकगीत हैं वो होली है, बसंती, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेल और लाली गीत। जो फूलदेई गीत है वो बसंत ऋतु के आगमन पर बच्चों द्वारा गाया जाता है, तो ये बाल गीत भी है और ऋतु संबंधी गीत भी है। नेक्स्ट है, प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे लोकगीत जिनके साथ नृत्य भी किया जाता है। तो तांदी नृत्य जो जौनसार क्षेत्र में है, या तांदी गीत जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है, चाचर या चाचरी, चौफला, छोपती, थड़िया। गढ़वाल में पहली बार मायके आने पर जो महिलाएं गीत गाती हैं या नृत्य करती हैं, थड़िया नृत्य गीत होता है। झोड़ा गीत कुमाऊं का फेमस है, झुमेलो हो गया। ये सारे कैसे गीत हैं, नृत्य युक्त गीत हैं, यानी कि इसमें गीत भी गाए जाते हैं और डांस भी किया जाता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना, उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। तो गढ़वाल क्षेत्र के झुमेलो गीत में नारी हृदय की जो वेदना है, यानी कि जो उस पर बीत रही है, और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा झुमेलो गीत। नेक्स्ट है, बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है, जो कि एक है। तो पेड़ों के नीचे गाया जाने वाला जो गीत है उसको बाजूबंद गीत कहते हैं, जो कि प्रेम प्रणय गीत है और जौनपुर क्षेत्र टिहरी में ये गाया जाता है, जंगल में पेड़ों के नीचे। और इसी बाजूबंद को दूड़ा गीत के नाम से भी जाना जाता है, दूड़ा गीत, दोनों एक ही के नाम हैं। नेक्स्ट है, बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है तो रवाई क्षेत्र जो टिहरी जौनपुर क्षेत्र है वहीं पर ये गाया जाता है, पेड़ों के नीचे बैठकर। नेक्स्ट है, गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, पहले गढ़वाल में क्या होता था, कम उम्र में बच्चों की शादी या लड़कियों की शादी की जाती थी, जिसके बाद उन्हें ससुराल में सारे काम करने पड़ते थे और उन्हें अपने मायके की याद आती थी, जिसको कहा गया है नहर। नहर का अर्थ होता है मायका। तो अपने मायके की याद में जो वो गीत गाती थी उसको खुदेड़ गीत कहते हैं। खुद का अर्थ याद आना होता है, तो जब उनको मायके की खुद लगती थी या याद आती थी तो उसको खुदेड़ गीत कहते हैं। नेक्स्ट है, लामण गीत। लामण गीत एक प्रेम प्रणय गीत है, यानी कि इसमें भी प्रेम की भावना झलकती है, इसीलिए यह प्रेम प्रणय गीत यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा, गांव में मांगलिक अवसरों पर या पूजा पाठ जो होता है या बड़ा जो उत्सव होता है उस पर औजी और बद्दी जाति के लोग ढोल बजाते हैं अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के यहाँ जाकर। तो उन गीतों को कहते हैं कुलचार या बिरुदावली गीत। इस गीत के माध्यम से जो औजी और बद्दी जाति के लोग हैं अपने यजमानों की बड़ाई करते हैं। बिरुद का अर्थ होता है तारीफ करना, तारीफ करना या बड़ाई करना।
नेक्स्ट है कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत के महीने अपने यजमान के यहाँ जाकर गाते हैं? तो ये चैती पसारा गीत है, चैत के महीने गाए जाने वाले गीत, तो चैती पसारा गीत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब चैत के महीने में औजी और बद्दी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाते हैं, चैती पसारा गीत गाते हैं, इसके बदले उन्हें खाना, कपड़ा या पैसे दिए जाते हैं, जो कि उनकी भेंट होती है। नेक्स्ट है अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में जो गीत गाए जाते हैं उनको चौमासा गीत कहते हैं, जो कि एक ऋतु गीत है। कैसा गीत है? तो ऋतु गीत है। नेक्स्ट है वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये चूरा गीत यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं और जो नए चरवाहे होते हैं, ये वृद्ध भेड़ चरवाहे नए चरवाहों को सीख देते हैं कि कैसे भेड़ों के साथ रहना है, कैसे उनको चराना है। तो ये सब चीज़ चूरा गीत के माध्यम से बताए जाते हैं। नेक्स्ट है जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत कौन सा है? प्रश्नोत्तर गीत यानी कि इसमें एक पक्ष प्रश्न पूछता है, दूसरा पक्ष उत्तर देता है। यदि उत्तर न दे पाए तो वो हार जाता है। तो तार्किक प्रश्नोत्तर गीत है छोपती गीत, जो कि जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट है देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाई जाने वाली लोक गाथाएँ कौन सी होती है? तो ये जागर गीत कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, वे गीत जिनके माध्यम से हम देवी देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों का आह्वान करते हैं उनको जागर कहते हैं। जबकि पवाड़े क्या है? वे गीत जिनके माध्यम से हम प्रमुख लौकिक या ऐतिहासिक व्यक्तियों का आह्वान करते हैं, जिन्होंने इतिहास में कुछ महान काम किया है, तो वो हो जाएंगे पवाड़े। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में ठुलकेल गीत कब गाया जाता है? तो ठुलकेल गीत भाद्र मास में गाया जाता है, यानी कि सितंबर के महीने में ये गाया जाता है। नेक्स्ट है न्योली किस प्रकार का गीत है? देखिए फ्रेंड्स, इस न्योली के बारे में पुलिस में क्वेश्चन भी आया था। न्योली क्या है? न्योली एक पक्षी है ना, पक्षी। गढ़वाल साइड इसको म्योली भी कहते हैं, कुमाऊं में न्योली कहते हैं। न्योली या न्योली एक पक्षी है। ये पक्षी बसंत ऋतु के आगमन पर खूब गाता है, जिससे गीत भी बना है। और कैसा गीत है? अनुभूति प्रदान गीत, जो आंतरिक सुख देता है उसी को अनुभूति प्रदान गीत कहते हैं। और म्योली पक्षी और गीत के साथ साथ एक समाचार पत्र भी है, जो कि पिथौरागढ़ से निकलता है। ये भी ध्यान रखना है। म्योली क्या क्या है? एक तो पक्षी है, दूसरा गीत है, तीसरा समाचार पत्र है। नेक्स्ट है जागर गाने वाली जागरे के साथ नाचने वाला कौन होता है? तो जागरिया के साथ एक नाचने वाला व्यक्ति होता है, जिसको डंगरिया कहते हैं। तो डंगरिया हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रदान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है? तो ये भगनौल गीत हो जाएगा। जो मेलों में प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में हुड़के के साथ गाता है और डांस भी करता है, तो वो हो जाएगा भगनौल गीत। नेक्स्ट है बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? जैसे जौनसार में छोपती गीत है, तार्किक प्रश्नोत्तर गीत जो होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, तो वैसे ही कुमाऊं में बैर गीत भी है, जो कि एक तार्किक प्रश्नोत्तर गीत है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तर्क वितर्क होते हैं। और बैर गीत गाने वाला क्या कहलाता है? तो बैरिया। दोनों पक्षों में एक बैरिया होता है, और ये प्रश्न पूछते पूछते एक दूसरे पर हावी होते हैं। जो प्रश्न का उत्तर लास्ट में न दे पाए वो यहाँ पर हार जाएगा। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो कृषि के समय खेतों में गीत गाए जाने की बात कर रहा है, तो ये हुड़की बोल गीत है, जो कि कृषि के समय मुख्यतः कुमाऊं के अंदर या पिथौरागढ़ के अंदर गाया जाता है, हुड़की बोल गीत। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रमुख लोक नृत्य यानी कि उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।